नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 8 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इजराइल ने भारत को फंसाने के लिए या फिर भारत को अपने खेमे में लाने के लिए ऐसी ऐसी कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं कि अगर भारत की सरकार ध्यान न दे तो न चाहते हुए भी वो कहीं न कहीं इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के चक्कर में इजराइल के हिसाब से काम करने लग जाएगी। हुआ क्या, आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले इजराइल ने भारत के साथ एक रक्षा समझौता किया है। इस रक्षा समझौते में जो बात हुई है उसके हिसाब से इजराइल की जो वेपन इंडस्ट्री है उसने ये प्रॉमिस किया है कि वो 40,000 LMG यानी 40,000 लाइट मशीन गन और उसके साथ 70,000 कार्बाइन भारत को मुहैया करवाएगी। वहां के जो प्रवक्ता हैं, जो सीईओ, उन्होंने कहा कि भारत के गृह मंत्रालय ने इजराइल से ये डिमांड की कि जो इजराइल डिफेंस इंडस्ट्री है वो 40,000 LMG और 70,000 के करीब कार्बाइन सरकार को या फिर सेना को मुहैया करवाए। अब ये काम इन्होंने फौरन डन कर दिया और कहा कि साल 2026 में हम आपको इसकी पहली खेप दे देंगे, यानी साल 2026 में इजराइल से हथियारों का एक बड़ा जखीरा हमको मिलने वाला है। यहां तक तो बात ठीक है। इसके बाद इजराइल की सेना ने डिमांड की कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। अब इस पे जब ये डिमांड की गई तो भारत सरकार ने कुछ कहा नहीं, उसने चुप्पी साध ली। लेकिन भारत सरकार को मजबूर करने के लिए, भारत सरकार को अपने पक्ष में लेने के लिए इजराइल ने नया ऐलान किया। दरअसल इजराइल की सेना जो IDF है उसके जो इंटरनेशनल प्रवक्ता है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल नदाब सोसानी। नदाब सोसानी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चूंकि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है जिसको भारत आतंकवादी संगठन मानता है, लश्कर ए तैयबा, उसका हमास से ताल्लुकात है। इस वजह से हम लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं। चूंकि हम आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं, इस वजह से भारत को भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। चूंकि लश्कर ए तैयबा और हमास एक दूसरे के साथ बड़े क्लोज रिलेशन में है, आने वाले टाइम में दोनों एक दूसरे के साथ कुछ और खतरनाक प्लान कर सकते हैं। इस वजह से भारत की सहूलियत के लिए हमने लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब भारत सरकार भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। अब इजराइल लगातार ये कोशिश क्यों कर रहा है? अब इस चीज को अगर आप जानना चाहें तो थोड़ा सा आपको चीजों को समझना पड़ेगा। दरअसल आजकल भले ही आप सरकार से नाराज हो, सरकार से आप खुश हो, आप बीजेपी वाले हो, आप कांग्रेस वाले हो, डज नॉट मैटर। सबसे पहले आप एक हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तान कोई कारनामा कर दिखाता है तो सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता का सीना इतना चौड़ा होता है, इतना चौड़ा। हुआ क्या कि लगातार भारत का जो दबदबा है पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा। इस चीज को चाइना भी देख रहा, इस चीज को पाकिस्तान भी देख रहा और इस चीज को इजराइल और अमेरिका भी देख रहे हैं। कैसे, अब आपको समझाता हूं। अभी 4 से 6 दिन पहले की बात है, आपने सुना होगा कि पुतिन साहब भारत के दौरे पे आने वाले हैं। उसको लेके पूरी दुनिया ने विरोध किया, उसको लेके पूरी दुनिया ने प्रोटेस्ट किया। सबने कहा कि ICC की क्रिमिनल है, इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन भारत ने कहा कि हम मेजबानी करेंगे और उसी के जस्ट बाद पुतिन साहब आते हैं। यहां पे आने के बाद एक सिंपल फॉर्च्यूनर गाड़ी में, सोचिए, अपनी पूरी प्रोटोकॉल को छोड़ के, अपनी पूरी सिक्योरिटी को छोड़ के मोदी साहब के साथ वो एक फॉर्च्यूनर में बैठ के चलते हैं। पूरी दुनिया ने जब ये तस्वीर देखी तो देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई कि भाई साहब क्या जलवा है भारत का कि रशिया के राष्ट्रपति को एक फॉर्च्यूनर में बैठा के घुमा दिया, जो शायद मिसाइल प्रूफ भी नहीं थी, बम प्रूफ भी नहीं थी, इवन बुलेट प्रूफ भी नहीं रही होगी, उसमें बैठा के घुमा दिया। और इसी के बाद अब ताजुब की बात आप सुनिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत के दौरे पे आने वाले हैं। यूक्रेन की तरफ से भारत को अप्रोच किया गया। स्क्रीन पे आज न्यूज देख सकते हैं, साफ शब्द में लिखा है कि यूक्रेन के द्वारा अप्रोच किया गया है। भारत और यूक्रेन के सीनियर डेलीगेशंस आपस में बातचीत कर रहे हैं और अगर ये बातचीत सफल हो गई तो जनवरी महीने में ही यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए जेलेंस्की साहब भारत आ सकते हैं। तो एक तरफ रशिया आ रहा, एक तरफ यूक्रेन आ रहा। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे दोनों पार्टी है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, भारत है। और इसी वजह से इजराइल चाहता है कि भारत इजराइल के हक में बात कर दे, एक बार हमास के ऊपर ये सेंसन्स लगा दे और कह दे कि हमास आतंकवादी संगठन है, और उसके बाद भारत के जितने एलाई दोस्त हैं वो मजबूर होके ही कर देंगे।
और यही वजह है कि इजराइल लगातार लालच दे रहा, इजराइल लगातार ऐसे प्रलोभन दे रहा कि हमने ये कर दिया तो आप वो कर दो। अब देखना होगा कि सरकार करती है या नहीं करती, क्योंकि इस चीज का डायरेक्ट इंपैक्ट गाजा में भी पड़ने वाला है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर कतर के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी ने न्यूयॉर्क के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में कतर की तरफ से कौन गया था उसके बारे में अभी तक कोई नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ। अमेरिका की तरफ से भी आए थे विटकॉफ, और इजराइल के मोसाद के जो स्पाई चीफ हैं वो गए थे। इन तीनों ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में गाजा के बारे में डिस्कशन हो रहा था। और इस डिस्कशन के बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी ने साफ तौर पे कहा है कि जिस हिसाब से इजराइल की हरकतें हैं, जिस हिसाब से इजराइल के कर्तव्य हैं, अब सीज फायर को बचाना संभव नहीं है। बड़ा आरोप लगाया है कतर ने कि गाजा के अंदर से इजराइल की सेना कभी गई ही नहीं थी। जो ये दावा बार बार किया जा रहा है कि येलो लाइन बना दी गई, उस येलो लाइन के इस पार आईडीएफ है, उस पार गाजा के लोग हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी ने साफ तौर पे कहा कि ये सब महज एक धोखा है, आईडीएफ अभी भी गाजा के अंदर घुसी है और ऑपरेट कर रही है। अब सोचिए, जो मीडिएटर हैं, जो समझौता करवा रहे हैं, उन्होंने जब ऐसा बयान दे दिया तो गाजा के क्या सूरत हाल हो गई आपको बताने की जरूरत नहीं है। हे ईश्वर, हिफाजत करो गाजा की। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर एक और देश है जो आज जल रहा है और इस देश को बचाने का जिम्मा हमारा आपका होना चाहिए और हमें आपको आवाज उठानी चाहिए। देश का नाम आपने सुना होगा, सूडान। सूडान के ऊपर आज फिर से बड़ा हमला हुआ है। आरएसएफ जो वहाँ की रैपिड सपोर्ट फोर्स है, जो एक आतंकवादी संगठन है जिसको दुबई फंड करता है, जिसको अमेरिका हथियार देता है, उसने किंडरगार्टन एक जगह है, ये खबर हालांकि मैंने आपको सुबह ही बताई, लेकिन अभी फिर आप जान लीजिए कि किंडरगार्टन एक जगह है, वहां पे एक स्कूल को टारगेट करके हमला किया है ड्रोन से। स्कूल में मासूम मजलूम बच्चे पढ़ रहे थे, ऊपर वाले का कहर इनके ऊपर टूटे, बच्चे पढ़ रहे थे। इसके बावजूद ड्रोन से हमला किया गया। 33 बच्चों समेत 50 टीचर, मैम और जो वहां के स्टाफ थे उनकी मौत हुई। 50 लोग मारे गए, बाकी जो जिंदा बचे उनको लेके हॉस्पिटल जाया गया। हॉस्पिटल का आप आलम जानिए कि जैसे ही डॉक्टर इलाज करना शुरू करते हैं, हॉस्पिटल में भी उनके ऊपर हमला किया जाता है। हालांकि कितनी कैजुअल्टी हुई है इसके बारे में डिटेल में अभी तक खबर नहीं आई है, लेकिन हॉस्पिटल में भी टारगेट किया गया इन लोगों को। ये लोग कौन हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं बड़ा दीनी तलमगार हूं, मैं ही हूं जो इस्लाम को बचाऊंगा, मेरा इस्लाम सबसे मजबूत है, मेरा ही अल्लाह पे अकीदा सबसे मजबूत है। ऐसे भी लोग हैं। क्या ये नमाज नहीं पढ़ते होंगे? क्या ये बम फेंकने से पहले अल्लाह अकबर नहीं बोलते हैं? यकीन मानिए, हर धर्म में, हर जगह पे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो नाम तो उसका लेते हैं लेकिन काम शैतान का करते हैं। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? पूरा का पूरा देश ऐसा हो जाता है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। भारत की सिक्योरिटी में ऐसा सेंध लगाया गया है कि इस चीज को भले ही आपको गोदी मीडिया ना बताए, लेकिन बताना मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य है। सिक्योरिटी में ऐसा सेंध चाइना लगा रहा है। आपने बीच में वीडियो भी देखा होगा, राजाग्राफी ने दिखाया भी था, दैट्स व्हाई मैंने नहीं दिखाया। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे कैसे एक रोबोट तैनात कर दिया गया था। चाइना ने भारत और चाइना के बॉर्डर पे एक रोबोट तैनात किया था और रोबोट हमारी जासूसी कर रहा था, और किसी टूरिस्ट ने, किसी वहां पे घूमने गए आदमी ने उसका वीडियो बना दिया। हिंदी में बातचीत हो रही है, मैं वीडियो दिखा भी दूं। ये जो हमें देख रहा है, ये रोबोट चाइना वाला रोबोट खड़ा कर रखा है हमारे लिए। ये इधर क्या कहाँ तक है इनका? इधर तक ये जो आया है ना। अच्छा, वो ब्लैक इनका ही है? हाँ, उनका है। ये तो अटैच ही है सर। चाइना की रोड है सब ऊपर। ये रोड बना रखी है सब चाइना की। तो ले ले भाई, ये गर्मी नहीं गई है। तो आज चाइना किस हिसाब से ड्रोन से हमारी स्पाई कर रहा है, इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। रोबोट से हमारी स्पाई कर रहा है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भारत के अलग अलग हिस्सों में चाइना के जासूस पकड़े जा रहे हैं। कहां कहां पकड़े जा रहे हैं, सारे इंसिडेंट आपको कोशिश करूंगा कि बताऊं। सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है श्रीनगर से। एक शख्स जिसका नाम था हुंग कांगताई, 29 साल का ये लड़का चाइना से भारत वीजा के लिए अप्लाई करता है।
वीजा जब इसका अप्रूव हो जाता है तो उसने कहा था कि चूंकि ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, इस वजह से ये भारत में जितने बौद्ध स्थल हैं, बनारस हो गया, आगरा में भी कुछ हैं, साथ ही जयपुर में है, ऐसी ऐसी जगहों पे ये जाएगा, जाने के बाद वहाँ पे घूमेगा और घूमने के बाद चुपचाप से अपने देश चला जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट है वो घूमने में है, जानकारी इकट्ठा करने में है, अपने धर्म के बारे में ये ज्ञान लेना चाहता है। तमाम चीज़ें इसने अप्लाई करते हुए लिखी, भारत सरकार ने बिना जांच पड़ताल किए फौरन अप्रूव कर दिया। वीज़ा लेके ये बहादुर भारत आता है। भारत आने के बाद ये 20 नवंबर को दिल्ली से लद्दाख के लिए निकल जाता है। इसके वीज़ा में लद्दाख का जिक्र नहीं था, ये लेह के रास्ते लद्दाख निकल गया और निकलने के बाद वहाँ पे इसने फोटोग्राफी शुरू की उन सेंसिटिव बॉर्डर की, जो सेंसिटिव बॉर्डर भारत और चाइना के बेहद क्लोज रेंज में है, जहां को लेके बवाल चलता है। उन सेंसिटिव लोकेशन पे इसने तस्वीरें क्लिक की जो हमारी बहुत खुफिया चीजें हैं, जहां पे फोटोग्राफी नहीं अलाउ है, वहां पे भी इसने फोटोग्राफी की और उसके बाद वहां से ये निकल जाता है सीधा सीधा जम्मू की तरफ। और लद्दाख में जब कोई आदमी जाता है तो वहां का एक नियम है कि FRRO पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वहां एक FRRO काउंटर होता है एयरपोर्ट पे, वहां से भी ये चुपचाप बच के निकल गया, नहीं कराया। उसके बाद ये पहुंच गया जम्मू और श्रीनगर, कश्मीर, यहां पे भी बॉर्डर के आसपास ये संदिग्ध जानकारियां निकालता रहा, अलग अलग जगहों पे ये फोटोग्राफी करता रहा। रिपोर्ट आपके सामने, इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। ये किस हिसाब से कुशीनगर के लिए आया था, किस हिसाब से बनारसी बता के आया था, किस हिसाब से ये जयपुर बता के आया था और लद्दाख पहुंच गया। लद्दाख के बाद जम्मू, श्रीनगर, कश्मीर पहुंच गया, सेंसिटिव इलाकों की फोटोज लेता रहा, किसी को भनक नहीं थी। वो तो इंटरनेट पे जब इसने कुछ इधर उधर किया तो हमारी जो सर्विलांस टीम है उसने देखा कि भाई चाइना का कोई शख्स है जो यहाँ पे इधर उधर कुछ कर रहा है। ताजुब की बात आप सुनिए, उसका यहाँ कोई सिम नहीं था, चाइनीज नेटवर्क भारत में नहीं चलता। इस वजह से भारत के कश्मीर में इतने सेंसिटिव जगह पे ये चुपचाप से एक सिम कार्ड खरीद लेता है और इसको सिम कार्ड मिल जाता है। मतलब भारत की जनता जो गधों की तरह लाइन में लग के आधार कार्ड बनवाती है, आधार कार्ड संशोधन करवाती है, फिर SIR फॉर्म भरा जाता है, फिर पासपोर्ट बनवाया जाता है, फिर पैन कार्ड बनवाया जाता है, ताकि आम जनता ये साबित कर सके कि हम इस देश के नागरिक हैं। अगर आम जनता ये साबित करने में नाकाम रहे तो इस देश में सांस नहीं ले सकती। लेकिन चाइना से आया एक शख्स भारत के अंदर घूम के कश्मीर में जाके सिम ले लेता है और उस सिम से हमारे देश की सेंसिटिव जानकारी को इधर उधर करता है। वो तो भला हो हमारी सर्विलांस टीम का की नजर पड़ गई और इसको जब गिरफ्तार किया गया और इसके फोन को जब चेक किया गया तो पुलिस वाले जो चेक कर रहे थे उनके भी पसीने छूट गए। इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही, इधर बहराइच से सेम न्यूज निकल के सामने आई। सेम न्यूज बहराइच से एक शख्स जिसका नाम लियू कुजिंग है, हुनान का रहने वाला, ये हुनान चाइना की एक जगह है, हुनान का रहने वाला ये शख्स सेम तरीके से आता है। इसके पास सेंसिटिव मैप थे, सेंसिटिव लोकेशन के मार्क्स थे और इसको हमारी SSB ने गिरफ्तार किया। मतलब चाइना से कोई भारत आ रहा है, उसकी बोली अलग है। पाकिस्तान को तो हम मान सकते हैं, चलो भाई वो लोग हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, पंजाबी भी जानते हैं। चाइना का कोई ऐसा शख्स जो ना हिंदी जानता हो ना इंग्लिश जानता हो, चूंकि आप रिपोर्ट में पढ़िए, रिपोर्ट में आप पढ़िए, इसमें लिखा है कि इसको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती है। तो भारत में चाइनीज किसको आती है? किसी को नहीं आती। उसके बावजूद भी ये शांति से घूमता रहा और किसी को भनक तक ना लगी। वाह मोदी जी। और ये खबर कोई गोदी मीडिया को नहीं दिखाएगा कि चाइना वाले किस हिसाब से हमारे अंदर घुसते चले जा रहे हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं दोस्तों। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है इंडिगो के हवाले से। इंडिगो ने लगातार भारत के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है। इंडिगो लगातार अपने जहाज़ों को वापस भी बुला रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश की मोदी सरकार यहाँ पे खामोशी इख्तियार करके बैठी है। जो लोग टिकट करा चुके थे, वो लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी फ्लाइट है ही नहीं। किसी की बेटी की शादी है, किसी को खास बिजनेस मीटिंग में जाना है, किसी को इलाज करवाने कहीं दूसरी जगह पे जाना है। क्या हमेशा हर आदमी बहुत खुश होकर ही जहाज पे नहीं बैठता? बहुत मजबूरियों में भी लोग जहाजों पे चढ़ते हैं।
कहीं पहुंचना है, इमरजेंसी केस है, पता चला कि ट्रेन 15 दिन की वेटिंग है। आदमी कहता है कि 2-4-6 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाए, चलो फ्लाइट से चलो, जान बच जाएगी। ऐसे हाल में उन लोगों ने इंडिगो से फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और जब एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला फ्लाइट नहीं है। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको लाठियां पड़ रही, गाली गलौज हो रहे, लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार खामोशी इख्तियार करके बैठी है। क्यों? मैं अपने मुंह से कुछ कहूंगा तो बवाल हो जाएगा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा हुआ आप सुन लो। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला। यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने इंडिगो से कम 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, इस वजह से मोदी सरकार कुछ बोल नहीं सकती है। और ये बात कोई नई चीज नहीं है। ऐसी चीजों को समझना हो तो थोड़ा सा घूम के आप समझिए दोस्तों। कई बार अडानी अंबानी की ऐसी चीजें होती हैं जो देश के लिए सही नहीं होती। अभी बीच में रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ में एक जंगल काटा जा रहा है और उस जंगल को काटने के लिए आदिवासी और वहां के लोकल लोगों ने विरोध शुरू किया, और जब विरोध शुरू किया तो उनको लाठी, आंसू गैस के गोले और इवन 3rd डिग्री टॉर्चर को देखना पड़ा। कंपनी गुजरात की थी जिसके लिए जंगल काटा जा रहा था। सरकार ने जिम्मा उठवाया था कि ये जंगल हम आपको हैंडओवर कर देंगे, और जब लोगों ने विरोध किया, उस धरती के अपने लोगों ने विरोध किया, तो सरकार ने अपने ही देश में उन लोगों पे लाठियां चलवाई, जैसे लगा कि कोई अंग्रेज की सरकार हो, जैसे लगा कोई अंग्रेज की सरकार हो। सेम चीज आज एक पढ़ा लिखा इंसान, टैक्स देने वाला इंसान जब जहाज में चढ़ने के लिए अपने टिकट को लेके काउंटर पे जाता और कहता कि भैया मुझे इमरजेंसी है, पता चलता जहाज नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने चूं तक नहीं की। न वो लाल आंखें, न 56 इंच का सीना, न कुछ। बस भैया बहनों, देश सुरक्षित हाथों में है। यही नौटंकी करके ये पूरी दुनिया को उल्लू बनाते हैं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी जो खबर अभी मैंने आपको शुरू में बताई, नव भारत टाइम के हिसाब से आपको बताई थी कि इजराइल ने भारत से डिमांड की है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। अगर भारत की सरकार इसको आतंकवादी संगठन सच में घोषित करती है तो यकीन मानिए फिर सिचुएशन हमास के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भारत के सपोर्ट का मिलना मतलब है कि आधी दुनिया का सपोर्ट। क्योंकि इतनी हमारी आबादी है कि कोई भी हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहता, और जो गए हैं आज कुत्ते बन गए हैं, उनकी इमेज बताने की जरूरत नहीं है। खुद से ही खुद को नोबेल पहला लेते हैं, कोई उनको पूछता तक नहीं है, कोई उनको सीरियस भी नहीं लेता। पहले ये टैरिफ सेंक्शंस बोलते थे तो लोग डरते थे, आज हंस देते कि यार भारत भी तो झेल रहा है, खुश तो है, हम भी झेल लेंगे, छोड़ो। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।